नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम रेडी। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे पेपर नंबर 9 थेरेपेटिक्स, जो कि डीएड आईडीडी सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 9 वाला पेपर है। 8th पेपर की हम लोगों ने मॉडल पेपर भी कर लिया है आपका, और उसके बाद हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को दे दिए हैं आपके एग्जाम के लिए, और यानी कि 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। बाकी जो मैराथन क्लासेस हैं वो भी आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो लगभग ये आपका कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग पेपर 9 के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मॉडल पेपर पर चर्चा करेंगे। ये मॉडल पेपर आप लोगों को पता है कि ऐसे बनाया जाता है कि आप लोगों को क्वेश्चंस मिल जाए। मतलब कोशिश यही अपनी रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाए। बाकी भैया मैं पेपर तो बनाता नहीं हूँ कि आप लोगों को वही वाले सारे क्वेश्चंस दे दूंगा, है ना। तो बात कर लेते हैं आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। पार्ट ए, ठीक है, जहां पर आपको पता है कि 9 नंबर आपके एक एक नंबर के होते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम के अनुसार आपका पीबीआईएस का पूर्ण रूप क्या है। भाई डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में पीबीआईएस का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप बताओगे सर। पॉजिटिव बिहेवियरल इंटरवेंशन सपोर्ट। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, एएसी यानी कि आर्गुमेंटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन सिस्टम का उपयोग मुख्य रूप से किस डिसऑर्डर के लिए किया जाता है। एएसी का उपयोग जो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए किया जाता है। केवल शारीरिक, दृष्टि, श्रवण, ऐसा नहीं है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 3 योग के बारे में है। योग, खेल और संगीत किस थेरेपी के अंतर्गत आते हैं। योग करना, प्ले थेरेपी और आपका म्यूजिक, ये सभी जो है किस थेरेपी के अंतर्गत आते हैं। क्या ये क्लिनिकल थेरेपी होती है, नहीं भैया। क्या ये स्पीच थेरेपी, नहीं भैया। ऑक्यूपेशनल, नहीं। रिक्रिएशनल थेरेपी के अंतर्गत आते हैं। मनोरंजनात्मक थेरेपी के अंतर्गत आते हैं। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ट्रू फॉल्स के 2 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, बौद्धिक दिव्यांगता आईडी वाले बच्चे के लिए फिजियोथेरेपी प्रासंगिक नहीं है। तो बिल्कुल भैया। भाई क्या आप कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए प्रासंगिक है, होता तो ये आपका कथन सही हो जाता, नहीं है तो ये भैया आपका कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए व्यवहार थेरेपी आवश्यक है। बिल्कुल भैया, बिहेवियरल थेरेपी जो है एसएलडी के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, मिलान कीजिए भैया, मिलान कीजिए। जब देखो, जब भी बात करें ओटी की, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बात करें, तो आप कहोगे बच्चे के जीवन के कौशल के लिए हम उसे बेहतर बनाते हैं। तो जीवन कौशल कहाँ है, दैनिक जीवन कहाँ है, तो भैया ये है आपका। ठीक है, पहले में आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। स्पीच थेरेपी की जब भी बात करें तो आप कहोगे सर स्पीच थेरेपी में क्या होता है, बच्चे की लैंग्वेज और कम्युनिकेशन की बात की जाती है। ठीक है, एसटी की बात करेंगे तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। म्यूजिकल थेरेपी की बात करेंगे तो वहां पर क्या होता है, म्यूजिकल थेरेपी आप लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। कहेंगे भैया अभी आप लोग पढ़ के आए मनोरंजनात्मक चिकित्सा की बात करता है, तो तीसरे का आपका डी हो जाएगा। और बिहेवियरल थेरेपी की बात करते हैं तो भैया व्यवहार प्रबंधन की बात करता है, बिहेवियर मैनेजमेंट की बात करता है। तो आपका 4 का जो है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। कैसा लग रहा है वीडियो भैया जरूर बताइएगा। ठीक है, और देखिए आपके लिए 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चंस, 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चंस, और सभी क्वेश्चन आपको पार्ट बी में करने होते हैं, अनिवार्य होते हैं। कह रहा है कि क्लिनिकल थेरेपिस्ट यानी कि क्लिनिकल थेरेपी जो है से आप क्या समझते हैं। क्लिनिकल थेरेपी से तात्पर्य उन मनोवैज्ञानिक चिकित्सकीय सिद्धांतों से है जो किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक समस्याओं के निदान और उपचार के लिए विशेषज्ञों द्वारा अपनाई जाती है। ये विकासात्मक दिव्यांगता वाले
बच्चों के सुधार के लिए बुनियादी आधार तैयार करता है। ठीक है, बेसिक चीज तैयार करता है। किसके लिए भैया? जो भी व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक समस्याओं वाला होगा, उसके निदान के लिए, उसके उपचार के लिए क्लिनिकल थेरेपी जो है आपकी अपनाई जाती है। अब देख सकते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी किसके लिए होती है, इसका उद्देश्य क्या होता है। हो सकता है कभी आपसे पूछ दे कि भाई जो हमारे बौद्धिक अक्षम बच्चे होते हैं इनके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी का क्या उद्देश्य होता है, यही उत्तर आप घुमा के लिखोगे। भाई सीधी सी बात है, कोई भी बच्चा हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का काम क्या है? ऑक्यूपेशनल थेरेपी का काम ही यही है कि बच्चों की दैनिक गतिविधियों में, बच्चों के फाइन मोटर और क्रॉस मोटर में, बच्चे के कक्षा के वातावरण में बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, जिससे कि वो अपना काम स्वयं से कर सके। ठीक है भैया। सीबीटी का पूर्ण रूप क्या है, इसका उपयोग क्या है? सीबीटी यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी जिसको आप हिंदी में कहोगे। अगर फुल फॉर्म पूछता है तो भैया यही लिखना, ये ना लिख देना, ये लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी सीबीटी लिखा होता है तो आपसे इंग्लिश में ही पूछा जा रहा है, तो इंग्लिश में ही लिखो। ठीक, इसका उपयोग बच्चों की समस्याग्रस्त आदतों और नकारात्मक व्यवहार को सुधारने के लिए किया जाता है। भाई बिहेवियर थेरेपी है तो बच्चे के व्यवहार, अगर कोई ऐसा व्यवहार है जो सही नहीं है, समस्यात्मक व्यवहार है, ठीक है, उसको सही करने के लिए किया जाएगा, उसको बेहतर करने के लिए किया जाएगा, उसको सुधारने के लिए किया जाएगा। कोई ऐसा व्यवहार है जो आप बच्चा नहीं करना चाहता है, कोई ऐसी आदत है जो बच्चे को हमें नहीं सिखानी है, उसमें भी आप सुधार कर सकते हैं। ठीक है भैया, तो यहाँ पर आपका जो है ये आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में रिक्रिएशनल थेरेपी के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आती हैं? रिक्रिएशनल में अभी आप लोग पढ़ के आए, प्ले, योग, संगीत, नृत्य, प्रदर्शन कला जैसी सभी मनोरंजन गतिविधियां आती हैं जो बच्चे के शारीरिक और मानसिक शिक्षा विकास को बेहतर बनाती है। इन गतिविधियों के माध्यम से बच्चे का मोटर, सामाजिक जुड़ाव, भाई मोटर स्किल भी अच्छी होगी, चाहे वो फाइन मोटर हो या ग्रॉस मोटर हो, बच्चा सामाजिक रूप से एक दूसरे से जुड़ेगा भी। ठीक है, ये माध्यम बनता है। एएससी प्रणाली क्या है? ऑगमेंटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन क्या है? ठीक है, यह उन बच्चों के लिए होता है जो जिनके लिए सहायक उपकरण और चित्रों का एक सेट जो बोलकर संवाद नहीं कर सकते। भाई ऐसे बच्चे जो कम्युनिकेशन नहीं कर सकते उनके लिए जो है एएसी होता है, आर्गुमेंटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन होता है। ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों में संचार और भाषा की कमी को दूर करने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यंत सहायता करता है, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, सेक्शन सी आपको पता है कि भैया 3 नंबर का एक प्रश्न होता है और 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, तो 6 क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए। पहला प्रश्न है, विकासात्मक विलंब वाले बच्चों की शीघ्र हस्तक्षेप की क्या भूमिका है? भाई विकासात्मक विलंब वाले बच्चे हैं तो इनके लिए आप शीघ्र हस्तक्षेप की भूमिका क्या होगी, इस पर बात करेंगे। अगर बच्चे में डेवलपमेंटल डिले है यानी कि विकास की गति धीमे है, तो बच्चे की शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषा, सामाजिक, भावनात्मक विकास, इसमें आप क्या कर सकते हैं? तेजी ला सकते हैं। भाई जितना आप हस्तक्षेप करेंगे उतना ही जल्दी तेजी आएगी। अगर मस्तिष्क में कोई समस्या है, छोटी उम्र में बच्चे में विकास बहुत तेज हुआ फिर धीमे हो गया, अगर उसमें कोई समस्या है तो आप भैया उन बच्चों को आप बेहतर कर सकते हैं हस्तक्षेप के द्वारा। दैनिक जीवन में बच्चे के सुधार कर सकते हैं, बोलना, बैठना, चलना, खाना पीना, आत्मनिर्भर बच्चा बन सकता है। दूसरी दिव्यांगताएं जो हैं उनमें अगर आप कह सकते हैं कि भाई जो भी गंभीर दिव्यांगता होने से आप किसी भी उसको रोक सकते हैं। भाई कोई भी बच्चा है जिसमें दिव्यांगता का थोड़ा सा स्तर दिख रहा है, और जब थोड़ा सा स्तर दिख रहा है तो आप क्या समझते हैं कि उस स्तर को हम और बढ़ाएं? नहीं भैया, हस्तक्षेप करोगे उस स्तर को आप बहुत कम कर सकते। ठीक है, उस स्तर को आप बहुत कम कर सकते हो, उस स्तर को आप, उस दिव्यांगता की गंभीर स्तर को आप जो है रोक सकते हो कि दिव्यांगता गंभीर स्तर तक ना पहुंचे। ठीक है भैया, परिवार को समर्थन करना चाहिए, माता पिता को सही प्रशिक्षण, मार्गदर्शन मिलना चाहिए, घर पर ही निरंतर जो है चीजें मिलती रहें। जो भी फिजियोथेरेपी हुई, स्पीच थेरेपी हुई, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुई, विशेष शिक्षा हुई, प्ले थेरेपी हुई, इन सभी चीजों के माध्यम से आप बच्चे को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, शीघ्र हस्तक्षेप उतना ही जल्दी शुरू किया जाए जिससे कि बच्चे का समग्र विकास हो पाए, बच्चे को बेहतर
चीजें मिल पाए, बच्चा मुख्य धारा में शामिल हो सके और शिक्षा और समाज में बेहतर समायोजन कर सके। ठीक है। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों में स्पीच थेरेपी का महत्व। मैं अगर बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है तो स्पीच थेरेपी का क्या महत्व होगा, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। क्योंकि स्पीच थेरेपी क्या करती है, बच्चे के कम्युनिकेशन को बढ़ाती है, कम्युनिकेशन को बढ़ाएगी, लैंग्वेज को डेवलप करेगी, संचार कौशल, बच्चा आई कांटेक्ट सबसे पहले सिखाया जाता है, चलो बच्चा आई कांटेक्ट करे, सही शब्दों को बोले, सही उच्चारण करे, सही वाक्य बनाए। कभी कभी मौखिक और गैर मौखिक भी संचार बच्चे करते हैं, तो उनको सही से करें। ये सब चीजें बच्चे को सीखने में मदद करता है। ऐसे बच्चे जो ऑटिज्म होते हैं, जो बार बार चीजों को दोहराते रहते हैं, उनके लिए अर्थपूर्ण संचार, कम्युनिकेशन, स्पीच थेरेपी, इससे आपको बढ़ावा मिल सकता है। सामाजिक अंतःक्रिया को बढ़ावा मिल सकता है, बेहतर संचार से अपनी जरूरतों को व्यक्त करते हैं, जिसमें निराशा, गुस्सा, समस्या व्यवहार, ऐसी चीजें होती हैं। और बच्चे में इसको आप कम कर सकते हैं स्पीच थेरेपी के द्वारा। भाई बच्चा नहीं बोल पा रहा है, संचार नहीं कर पा रहा है, अपनी चीजों को नहीं व्यक्त कर पा रहा है, सामाजिक अंतःक्रिया नहीं कर पा रहा है, आप स्पीच थेरेपी दो, बच्चे को कुछ तो बच्चा सीखेगा। जो निराश बच्चा बैठा है वो कुछ तो हंसी खुशी उसके मन में आएगी, कुछ तो वो देखेगा। ठीक है। समस्या व्यवहार भी कम कर सकते हो, भाषा की समझ बच्चे में आप डेवलप कर सकते हो। ठीक है। जैसे पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम के द्वारा, पीईसीएस के द्वारा, सांकेतिक भाषा के द्वारा, आर्गुमेंटिव एंड एनालिटिकल कम्युनिकेशन के द्वारा, ये सभी क्या है, स्पीच थेरेपी का एक हिस्सा है। ठीक है। जो बच्चे में बेहतर सामाजिक रूप को बेहतर कर सकती है। संवेदी प्रसंस्करण, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर एक न्यूरोलॉजिकल विकार है। इसमें मस्तिष्क इंद्रियों से प्राप्त सूचनाओं को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता। भाई अगर ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाएगा, किसी स्पर्श की हुई चीज को नहीं पहचान पाएगा, किसी देखी हुई चीज को नहीं पहचान पाएगा, किसी सुनी हुई चीज को नहीं पहचान, किसी गंध को नहीं, किसी स्वाद को नहीं, किसी मतलब सही ढंग से इन सब चीजों को प्रोसेस करने में समस्या होती है। इसका मतलब यही है कि व्यक्ति को सामान्य इंद्रिय अनुभव भी बहुत अधिक या बहुत कम है या भ्रमित करने वाला है। भाई कोई चीज हमारे पास ज्यादा होती है तब भी समस्या होती है, कोई चीज कम होती है तब भी समस्या होती है। ठीक है। तो ये क्या करती है, चीजों को भ्रमित करती है। विशेषताएं क्या होंगी, बच्चे में हाइपर सेंसिटिविटी होगी, किसी भी सामान्य स्पर्श, ध्वनि, रोशनी को अगर देखेगा तो दर्द महसूस करेगा, चिल्लाएगा। ठीक है। छुप जाएगा, कोने में चला जाएगा। कुछ बच्चे होते हैं कम प्रतिक्रियाशील होते हैं, किसी भी दर्द, आवाज या तापमान को उसका आभास ही नहीं कर पाते। गर्मी क्या है, सर्दी क्या है, कोई चोट लग गई उसके बारे में ना कर पाते बिल्कुल। तो ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए, गिरने पर चोट लग गई फिर भी खून बह रहा है, उन्हें दर्द ही नहीं हो रहा, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहे। तो भाई ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए। ठीक है। संवेदी खोज, कुछ बच्चे आपके जो हैं अधिक स्पर्श या गति की तलाश में रहते हैं, बार बार चीजों को छूते हैं, बार बार घूमते हैं, बार बार हाथों को फड़फड़ाते हैं। ठीक है। प्रभावित क्षेत्र क्या हो सकता है, बच्चे का व्यवहार प्रभावित हो सकता है, चिड़चिड़ापन, आक्रामकता, ऐसी चीजें हो सकती हैं। सीखने में ध्यान की कमी हो सकती है, सामाजिक मेलजोल में कमी आ सकती है, कौशल, मोटर कौशल जो है उसके समन्वय में कमी आ सकती है। ठीक है। उपचार व प्रबंधन में ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी। ठीक है। ये सब चीजें आपको करवानी पड़ेंगी बच्चे में, तब आप उनको बेहतर कर सकते हो। ठीक है। या कोई एक ऐसी अकेली बीमारी नहीं, बल्कि ऑटिज्म में, एडीएचडी में, ठीक है, आपके एसएलडी में सबसे जुड़ी हुई स्थितियां यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है भैया। विकासात्मक दिव्यांगता वाले बच्चे के संदर्भ में स्पीच थेरेपी और फिजियोथेरेपी की भूमिका। स्पीच थेरेपी और फिजियोथेरेपी की क्या भूमिका होगी, भाई स्पीच थेरेपी के बारे में आप सब जान गए हैं कि स्पीच दी जाएगी,
जहां पर बच्चा शब्दों का उच्चारण करना सीखेगा, आवश्यकताओं के अनुसार बोलना सीखेगा, अपनी समझ को बेहतर करना सीखेगा। गैर मौखिक संवाद, जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं, इशारों के माध्यम से, संगीतों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से बच्चा अपने काम को करना सीखेगा। ओरल मोटर एक्सरसाइज कराई जाती है बच्चे के लिए, ठीक है, जहां पर बच्चा निकलना सीखता है, जीभ को इधर उधर करना सीखता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं, ठीक है। फिजियोथेरेपी में क्या होता है, बच्चे का स्थूल गामक कौशल और फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर आप कह सकते हो। फाइन मोटर उसके मजबूत किए जाएंगे और ग्रॉस मोटर उसके मजबूत, बैठने में, चलने में, किसी चीज को पकड़ने में, इसमें जो है आराम मिलेगी बच्चे को। अंगों की जो विकृति होगी, जकड़न हुआ, स्पास्टिसिटी हुई, तो उसको आप कम कर सकते हैं, ठीक है। व्यायाम आप बच्चे को करा सकते हैं, शारीरिक क्षमता बच्चे की आप बेहतर कर सकते हैं, तो ये सब चीजें आप करा सकते हैं, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से ग्रसित बच्चों में सेंसरी प्रोसेसिंग की समस्या को समझाते हुए समाधान के तरीके बताएं। सेंसरी प्रोसेसिंग की समस्या अभी आप लोगों ने समझी, ठीक है। और क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोगों को बताया गया कि भैया हाइपर सेंसिटिविटी है, हाइपो सेंसिटिविटी है। ये क्वेश्चन दूसरी बार भैया रख गया, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन इसमें कुछ चीजें जुड़ गई। समस्याओं को समझाते हुए समाधान के तरीके भी बताने हैं, ठीक है। तो समाधान के तरीके देख लेते हैं कि भाई समाधान कैसे करोगे। मान लो दो समस्याएं हैं बच्चे में, एक हाइपर सेंसिटिव, एक हाइपो सेंसिटिव, आप लोगों ने अभी पढ़ा। आप बच्चे को सेंसरी डाइट दे सकते हैं, बच्चे की जरूरत के अनुसार दिनचर्या में संवेदी गतिविधियों को शामिल करना, कूदना, भारी गेंद को उठाना, झूला झूलना, ऐसी शांत वातावरण में। भाई कोई भी शांत वातावरण है, कक्षा में तेज रोशनी कम करना, कान के लिए नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन का उपयोग करना। जब बच्चे बहुत ज्यादा नॉइस उनके पास आ जाती है तो भाई हेडफोन वगैरह यूज किया जाता है, और जब हेडफोन वगैरह यूज किया जाता है तो बच्चे क्या करते हैं भैया, बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। धीरे 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 फिर उनमें जो है धीमे धीमे आवाज को बजा करके काफी तेज कर दिया जाता है, ठीक है। स्पर्श उत्तेजना, रेत, क्ले, पानी के साथ खेलना, ताकि जो उनका मस्तिष्क है वो स्पर्श संवेदनाओं को सही से प्रोसेस कर सके, ठीक है। ये सब आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। इसके बाद में भैया और भी हैं, 4 क्वेश्चन आपके विस्तृत उत्तरी भी हैं, देख करके जाना। एक एक क्वेश्चन चुनिंदा रखा हूं, मैं अपने हिसाब से अपना 100% दे रहा हूं, ठीक है। जितना मैं जानता हूं उससे कहीं ज्यादा चीजों को खोज करके बना करके आपको दी जा रही है, जिससे कि आपका एग्जाम और अच्छा हो जाए। और बदले में क्या मांगता हूं, बदले में मांगता हूं एक शेयर, कि भाई सभी बच्चों तक, सभी भाई बहनों तक यार एक बार शेयर कर दो। बदले में इतना ही मांग रहा हूं कि भैया 86,000 का परिवार अपना हो चुका है, ठीक है, तो 1 लाख का परिवार हो जाए। आप लोग कर भी सकते हैं, आप लोग चाहें तो ये 1 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। 1 दिन तो बड़ी दूर की बात रही, 1 महीना तो बड़ा दूर का रहा। आप 1 घंटे में इस टारगेट को कंप्लीट कर सकते हैं, तो आप में वो क्षमता है। लेकिन पिछले साल भी आप लोगों से मैं कहता रहा, मुझे रिस्पांस वही मिला। इस साल भी कह रहा हूं, मुझे पता है इस साल भी नहीं कंप्लीट होगा, ये बात बहुत अच्छे से मुझे पता है, क्योंकि मैं मेहनत करता हूं और आप लोग हमारे साथ मेहनत नहीं करते। कोई बात नहीं भैया, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप सभी ने विश्वास जताया, चैनल को सब्सक्राइब किया, ठीक है। और आप लोगों को जो चीजें मिल रही हैं, कोशिश यही रहती है कि भैया ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड की जाएं, जिससे कि आप लोग जो 1-2 दिन, 10 दिन, 15 दिन जो पढ़ते हो उसको आप अच्छे से पढ़ सके, ठीक भैया। बात कर लेते हैं बौद्धिक दिव्यांगता वाले छात्रों में चुनौतीपूर्ण व्यवहार के प्रबंधन के लिए प्रमुख रणनीतियों की विवेचना कीजिए। भाई अगर बच्चे का व्यवहार प्रबंधन करना है, मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर करनी है, तो कौन कौन सी रणनीतियां आप अपनाएंगे। सबसे पहली रणनीति है जो कि है आपकी व्यवहारिक विश्लेषण।
यानी कि फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट। व्यवहार को सुधारने से पहले यह पता लगाया जाए कि आखिरकार बच्चा क्यों कर रहा है ऐसा व्यवहार। और आप लोगों ने पढ़ा होगा एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस, व्यवहार के पहले का कारण, व्यवहार क्यों किया गया, उसके बाद उसको परिणाम क्या मिला। पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। व्यवहार के पीछे का कारण जानना, व्यवहार करने के बाद में उसे क्या मिला, ये चीजें आपकी फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट के अंतर्गत आती थी। दूसरा, व्यवहार का कार्यात्मक विश्लेषण जिसको हम लोग कहते थे, आप लोगों ने चाइल्ड डेवलपमेंट में फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा था, यूनिट 5 में। सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। जब भी कोई बच्चा अच्छा या सही व्यवहार करता है तो उसे शाबाशी, पसंदीदा खिलौना, टोकन, ऐसी चीजों को दे दिया जाता है जिससे कि बच्चा अच्छे व्यवहार को बार बार दोहराएगा। ठीक है। आप एंटीसीडेंट मैनिपुलेशन दे सकते हैं, व्यवहार के बाद होने वाले जो ट्रिगर, आखिरकार बच्चे ने क्यों ऐसा व्यवहार किया, उसको आप बदल सकते हैं। आप जानो उस चीज को, सोचो आखिरकार क्यों बच्चा चिड़चिड़ा हो गया। आप उसको छोटे छोटे चीजों में तोड़ करके चीजों को सिखा सकते हैं, बीच में ब्रेक दे सकते हैं जिससे कि बच्चा ट्रिगर ना करे। ठीक है। विभेदक सुदृढ़ीकरण, डिफरेंशियल आपका रिइंफोर्समेंट, बच्चे के गलत व्यवहार को नजरअंदाज करके उसका जो अच्छा व्यवहार है उसको आप बढ़ावा दें, गलत व्यवहार को आप कम करें और अच्छे व्यवहार को आप बढ़ावा दें। बच्चे को आप स्किल ट्रेनिंग दे सकते हो, सही तरीके से बच्चे को सिखाओ, उसे पानी चाहिए, जो चीज चाहिए उसको आप दो आराम से। ठीक है भैया। क्वेश्चन आपका पार्ट डी में आपको 4 में से 2 क्वेश्चन करने होते हैं, लॉन्ग आंसर। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, विशेष बच्चों में विकासात्मक और मनोरंजन थेरेपी के महत्व की विस्तृत समीक्षा कीजिए। आपको पता है भैया कि संगीत होगी, कला होगा, चिकित्सा होगी, ये सब क्या है, हमारे मनोरंजन की चीजें हैं, क्योंकि ये वरदान का काम करती हैं। वरदान का काम क्यों करती हैं? कोई भी हो, संगीत सुन ले, उसको आर्ट अच्छी आती हो, तनाव को कम करता है। पेंटिंग, ड्राइंग, क्ले मॉडलिंग, इनके माध्यम से बच्चे का फाइन मोटर बहुत मजबूत होता है और बच्चा ध्यान केंद्रित करना सीखता है। योगा के द्वारा शरीर काफी फ्लेक्सिबल होता है, संतुलित होता है। प्राणायाम और गहरी सांस लेने से, अभ्यासों से बच्चा जो है, जो अधि सक्रियता होती है, दिमाग जो सक्रिय होता है बच्चे का, वो बहुत अच्छे से होता है। और प्ले थेरेपी के द्वारा आप कह सकते हो कि भैया जो है स्पेशल ओलंपिक में बच्चा जा सकता है, टीम भावना, नेतृत्व, आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। ठीक है। अब स्पेशल ओलंपिक की बात आई है तो यहां पर हम स्पेशल ओलंपिक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके बारे में भैया जानते हैं तो कहते हैं कि भाई स्पेशल ओलंपिक बात होती है 1968 की, और बात होती है भैया शिकागो की। कहाँ है शिकागो? तो कहोगे भैया ये है अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में है। 20 जुलाई 1968 की बात है। ये क्या है? स्पेशल ओलंपिक बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए जो सबसे बड़ा खेल संगठन, 1960 के दशक से ही जब से आंदोलन स्टार्ट हुआ, तो जो वहां के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, इनकी बहन थी, इनकी एक बहन थी जिनका नाम था यूनिस कैनेडी श्राइवर। ठीक है। वहां के राष्ट्रपति, अमेरिका राष्ट्रपति जो थे जॉन एफ कैनेडी की बहन थी ये यूनिस कैनेडी श्राइवर, जो आपके स्पेशल ओलंपिक को जो कह सकते हैं कि भैया कैंप श्राइवर नामक ग्रीष्मकालीन शिविर इन्होंने शुरू किया था। इन्होंने सबसे पहला खेल
1968 में स्पेशल ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेल जो है शुरू किया था, और लगभग तब वहां पर लगभग 1000 एथलीटों ने भाग लिया था। ठीक है, बाकी धीरे धीरे चीजें बढ़ती गई, शुरुआत यहीं से हुई। ठीक है भैया, याद रखिएगा यूनिस कैनेडी श्राइवर का। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, विशिष्ट दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए भाषा और व्यवहार संबंधी हस्तक्षेप। भाई अगर विशिष्ट अधिगम क्षमता वाले बच्चे हैं तो उनको आप जानते हैं पढ़ने लिखने गणित संबंधी समस्या में कठिनाई होती है। आप बच्चे के लिए बहुसंवेदी शिक्षण मल्टी सेंसरी अप्रोच अपना सकते हैं। केवल किताब से नहीं बच्चे को पढ़ाओ, बच्चे को दिखाकर, सुनाकर, कैनेस्थेटिक, इन सभी चीजों के माध्यम से बच्चे को पढ़ाओ। इन सभी चीजों के माध्यम से बच्चों को आप बेहतर कर सकते हैं। सुधारात्मक भाषा रणनीतियां, कठिन शब्दों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ करके बताना, वाक्यों को समझना, चित्रों को सही रूप से बताना। ठीक है भैया, बच्चों को बोलने का अवसर देना। PBIS सकारात्मक व्यवहार सहायता, कक्षा का माहौल ऐसा बनाना जहां पर बच्चा गलती पर भी शर्मिंदा ना हो। वहां पर बच्चा अगर कोई गलती करे तो उसको जो है आत्मविश्वास उसका बढ़ाया जाए, और भैया उसको कहा जाए कि भाई आप कर सकते हो और प्रयास करो। बच्चे का IEP तैयार करना, हर बच्चे के लिए उसकी आवश्यकता के अनुसार लक्ष्य बनाना। ठीक है, सहकर्मी ट्यूटरिंग, कक्षा के अन्य संवेदनशील बच्चों के साथ समूह में पढ़ाना, जिससे उसका सामाजिक समन्वय और सीखने का व्यवहार बेहतर। ठीक है, बात करते हैं ऑटिज्म की। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बौद्धिक अक्षम और विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता SLD से ग्रसित बच्चों के लिए अपनाए जाने वाले प्रमुख चिकित्सकीय या व्यवहारिक हस्तक्षेप की विवेचना करनी है। बात करते हैं भैया हस्तक्षेप रणनीतियों की, जहां पर हम अगर बात करते हैं ऑटिज्म बच्चों में हस्तक्षेप किया जाएगा, ऐसे बच्चों के लिए आप कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दे सकते हैं। सामाजिक नियम सीखने के लिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का उपयोग कर सकते हैं। इसमें बच्चे के गुस्सा चिड़चिड़ेपन को कम किया जा सकता है। बच्चे का व्यवहार अगर प्रबंधन करना है वो आप बेहतर कर सकते हैं। बच्चे को आप सेंसरी इंटीग्रेशन दे सकते हैं, SI में आप ले जा सकते हैं। तेज आवाज, रोशनी, अति संवेदनशीलता आप थेरेपी के माध्यम से बच्चे की कम कर सकते हैं। बच्चे को आप वैकल्पिक संचार AAC दे सकते हैं, जो बच्चे बोल नहीं पाते, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन। ठीक है, इन सब माध्यमों से। बौद्धिक दिव्यांगता वाले अगर बच्चे हैं तो आप कहोगे भैया इनको सबसे पहले ADL की ट्रेनिंग दो। ADL की ट्रेनिंग के लिए आप इनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी में ले जाओगे। स्वयं से ब्रश करना, कपड़े पहनना, भोजन कराना, ये सब चीजें। व्यवहार प्रबंधन आप इनका करो बच्चे के। ये बच्चे अक्सर अपनी बात ना समझा पाते हैं, आक्रामक होते हैं, जिद्दी व्यवहार करते हैं। ठीक है, इसके समाधान के लिए आप FBE, ठीक है, ताकि व्यवहार के कारण का पता लगाया जा सके और सकारात्मक सुदृढ़ीकरण किया जा सके। मनोरंजन और खेल चिकित्सा, योग, संगीत, प्ले थेरेपी के माध्यम से बच्चे की शारीरिक समन्वय को सुधारा जा सके। ठीक है, तीसरा नंबर है भैया विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो भैया आप जानते हैं कि भैया पढ़ने लिखने गणित संबंधी समस्या होती है, तो आप बच्चों के लिए बहुसंवेदी अप्रोच, भाषा के नियम सीखना, किताबों का सही उपयोग करना, सुनना, देखना, छूना, इनका उपयोग करना। ठीक है, शैक्षणिक अनुकूलन एकोमोडेशन आप कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, परीक्षा और कक्षा में बच्चों को सीखने के लिए अतिरिक्त समय दे दो। ठीक है, अतिरिक्त चीजें दे दो, बच्चा सीख जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं भैया विभिन्न प्रकार की मनोरंजन चिकित्सा के बारे में समझाइए। शिक्षक के दृष्टिकोण से इसका महत्व क्या है। तो मनोरंजन चिकित्सा की बात करते हैं, ये आपका क्या है, थेरेप्यूटिक्स रिक्रिएशनल होता है ये।
इसमें मनोरंजन की गतिविधियां करवाई जाती हैं। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक बच्चे का विकास होता है। ठीक है। आप कला के द्वारा चित्र बनाना, रंग भरना, मूर्तियां बनाना, ये सब चीजें बेहतर कर सकते हो। संगीत के द्वारा गाना सुनना, गाना गाना, वाद्य यंत्र बजाना, मानसिक विश्राम, ये चीजें आप कर सकते हो। नृत्य और आंदोलन चिकित्सा के द्वारा बच्चे के तनाव को आप कम कर सकते हो। ठीक है। मूवमेंट थेरेपी है भैया, इसको उसको हटा देना। मूवमेंट थेरेपी है भैया, मूवमेंट कराओ बच्चे को। ठीक है। तनाव कम कर सकते हो, बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ा सकते हो, बच्चे का फाइन मोटर आप अच्छा कर सकते हो, ग्रॉस मोटर आप अच्छा कर सकते हो। नाटक और अभिनय चिकित्सा, रोल प्ले, नाटकीय गतिविधियां शामिल कर सकते हो। संचार कौशल और सामाजिक कौशल में भावनात्मक समझ को आप बढ़ा सकते हो। ठीक है। खेल चिकित्सा के द्वारा जो भी खासकर कि छोटे बच्चे हैं, ठीक, खेल के माध्यम से भावनात्मक समस्याओं को आप बेहतर कर सकते हो। प्राकृतिक आधारित चिकित्सा आप कर सकते हो, बागवानी, बाहर घूमना, प्रकृति से जुड़ना। ठीक है। जानवरों के साथ में आप चिकित्सा कर सकते हो। भाई पालतू जानवर जो होते हैं बच्चों को वहां पर कहते हैं ना कि डॉग आया है उसके साथ में आप बच्चों को खिलाओ, कैट है उसके साथ में आप बच्चे को खिलाओ। ठीक है। इससे क्या होता है, बच्चों में रुचि बढ़ती है। इसका महत्व तो यही है, बच्चा रुचि के माध्यम से चीजों को सीखता है। बच्चे का व्यवहार प्रबंधन होता है, आक्रामकता, बेचैनी, एकाग्रता, अगर कोई कमी है तो उसको आप नियंत्रित कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो। समावेशी कक्षा में आप बच्चे को ले जा सकते हो, बच्चा हर गतिविधियों में भाग लेगा। ठीक है। संचार, सामाजिक कौशल आप इसको विकसित कर सकते हो। मानसिक स्वास्थ्य का आप समर्थन कर सकते हो। ठीक है। ये सब चीजें क्या होती हैं, बच्चे में आत्मविश्वास और व्यक्ति को बढ़ाती है। ठीक है। मनोरंजन चिकित्सा आप ऐसे देखो तो बच्चे को सशक्त बनाएगा, सहयोगी होगा और बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए जरूरी होगा, संपूर्ण विकास सुनिश्चित करेगा। तो इस प्रकार से आज का वीडियो था, और कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा भैया। सभी तक एक बार वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लेना। धन्यवाद।